नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट 1 है ये, और हम क्या करते हैं हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। तो अभी तक डे 6 तक हम पहुंच गए हैं। टारगेट डे 1 से लेके डे 6 तक पहुंच गया है। और ये जो डेली डिस्कशन हम करते हैं, ये जो डेली टॉपिक दिया जाता है, आपको टारगेट दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, उसी पे आधारित टेस्ट हम लिया करेंगे। सो दैट कि आपको भी पता चलेगा कि आपने इस पोर्शन को कंप्लीट किया तो आपका पोर्शन कंप्लीट है कि नहीं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टेस्ट है, पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट पेपर जो टारगेट डे 1 पे दिया गया था, जैसे क्या क्या दिया गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में आपको दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ज्योग्राफी में आपको सॉइल यानी मिट्टी दी गई थी। पॉलिटी में आपको राज्यपाल या गवर्नर पढ़ना था। इकोनॉमी में आपको 5 ईयर प्लानिंग देखनी थी। इन्वायरमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और करंट अफेयर्स आपको देखने थे। तो यही था डे 1 का टारगेट हमारा, और इसी बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे सॉल्व करने। और जो यहाँ पे कुछ जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं कवर किया गया है, वो हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। टेस्ट आप लोगों ने दे दिया है अभी तक, आपको बस आंसर चेक करना है, आपको देखना है कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। तो हम जल्दी से इसको निपटा लेंगे, जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रावी, इसका आंसर होगा ए, रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी पर पाए जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो वाला जो खंडहर है वो सिंधु नदी पे मिलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो ये कहाँ पे मिला था, ये मिला था आपको डी, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, तो ये लोथल ही था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। फिर हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे, मतलब किस टाइप के थे, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। ठीक है, तो ये थे इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो इसका आंसर शहरी हो जाएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो ये पका हुआ जो ईंट होता था उससे बनाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंटों से बनाया जाता था। फिर हो जाएगा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। ये खोज कहाँ हुई थी। तो ये जो साइड था ये भी लोथल ही स्थल पे मिला था। ये सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आपको बताना है कि किस गॉड में ये विश्वास करते थे। तो मातृशक्ति, मदर गॉड पे ये विश्वास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब पर। देखिए ये सब फैक्चुअल ही है, और हमने आपको बुक सोर्स भी बता दिया है ना। एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, या तो लूसेंट से या तो घटना चक्र से। तो आप ये इन बुक सोर्स को रिफ़र करते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप चैनल पे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे भी आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और झानुदारो ये कहाँ का है, ये पाकिस्तान का साइट है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंध, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, आपको बताना है कितने नगर थे। 5, 6, 7, 8, 6 थे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था, मतलब कौन से फसल को वो लोग कल्टीवेट करते थे। तो गेहूँ और जौ को, वीट एंड बार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। देखिए ये भी सब भी फैक्चुअली है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना होगा। आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आज रिवाइज कर लेंगे। रिलेटेड टू गवर्नर, राज्यपाल से रिलेटेड देख रहे हैं हम। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है, बी। फिर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
तो ये तो आसान है, ये इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 155 बी जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 156 का क्या बोलता है? तो ये बताता है राज्यपाल का कार्यकाल। आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देखता है? अभी हम लोगों ने देखा कि अपॉइंट कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के वारंट और सील के अंडर होता है इनका अपॉइंटमेंट, और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अनुच्छेद 156 का ख क्या बोलता है? तो 156 का ख बोलता है राज्यपाल का जो त्यागपत्र है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ है। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अब तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 159। आर्टिकल 159 में दिया हुआ है इनके बारे में, राज्यपाल की शपथ के बारे में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 24। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्य के, उनके द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 158 के अनुसार इसमें पूछा गया है। अनुच्छेद 158 में क्या लिखा हुआ है? 198 जो अनुच्छेद है उसमें 58 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं मेंशन की गई हैं उसमें 158 आर्टिकल में। फिर राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है, भंग हो जाती है, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बनी रहती है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ वर्णित है? आपको बताना है कि राज्यपाल की जो पार्डनिंग पावर होती है वो कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ये आर्टिकल 161 में मेंशन्ड है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो मंत्री परिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त ऑब्वियसली राज्यपाल ही करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। 65 वर्षीय पी सित्तशिवम जो थे भारत के पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये कौन से राज्य के राज्यपाल बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है नियुक्ति की, राज्य लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करेंगे वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर एक राज्य का राज्यपाल डैश का संपूर्ण हिस्सा होता है, ये आपको बताना है। तो ये किसका हिस्सा होगा? ऑब्वियसली राज्य के विधानमंडल का, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से हिसाब से राज्य विधानमंडल ही होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 159 में क्या वर्णन है राज्यपाल की के बारे में? 159 में क्या मेंशन है? राज्यपाल जो प्लेज लेते हैं, ओथ जो लेते हैं, वही मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शपथ लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? ठीक है, अचानक से डिमाइज हो जाता है तो कौन बनेगा इसमें? तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है वही बनेगा। राष्ट्रपति जिनका भी अपॉइंटमेंट कर देंगे वही बनेंगे। 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। किस संविधान संशोधन की व्यवस्था इसमें कौन से संशोधन में लिखा हुआ है? तो आपको ये आंसर करना है। तो ये 7th संशोधन में ऐसा अमेंडमेंट लाया गया था कि एक जो राज्यपाल हैं वो 2 स्टेट में भी राज्यपाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन क्या है? ये कहाँ पे लिखा है? ये अनुच्छेद 158 का ओ में लिखा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा 1,10,000 के आसपास, मतलब डी ऑप्शन। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का, ये तो ओके, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका 153, मैंने पहले बता दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो इनकी जो नियुक्ति होगी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 155 में। अनुच्छेद
156 का क क्या बोलता है? तो ये बताता है राज्यपाल की जो कार्यकाल है उसके बारे में मेंशन्ड है। कहाँ पे मेंशन्ड है? अनुच्छेद 156 का क में मेंशन्ड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसको देता है ये? तो राष्ट्रपति को ही रिज़ाइन करते हैं जो गवर्नर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 41 का डी हो जाएगा। अनुच्छेद 156 ख में क्या मेंशन्ड है? तो राज्यपाल की जो त्याग पत्र होती है उसके बारे में लिखा गया है 156 ख अनुच्छेद में। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये सब फैक्चुअल है। एक बार आप लूसेंट में ये टेबल बनाया हुआ है तो उसको एक बार रट लेना है तो ध्यान रहेगा और फिर रिवाइज करते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 159। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी रिपीट है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल पद, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें राज्यपाल पदों के लिए शर्तें लिखी गई है। राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राज्यपाल ही करते हैं। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ वर्णित है? ये सब कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड। चलिए यहाँ से करते हैं फिर 49 से। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। सरोजिनी नायडू या फिर ये पायली या सीतारमैया या मुंशी किसने कहा था? तो ये कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था को कौन संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल ही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता? ये कहाँ पे मेंशन्ड है? कौन से आर्टिकल में? तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 201 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद 202 के अनुसार 202 के अनुसार क्या लिखा हुआ है उसमें? 202 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें राज्य का जो बजट तैयार करवाना होता है उसके बारे में मेंशन्ड है अनुच्छेद 202 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 168। ये सब एकदम जाके सीधे टेबल को एक बार रिवाइज कर लेना अगर आप लोगों का गलत भी हो रहा है तो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कंफ्यूज नहीं होना कि राज्यपाल दिया गया था पढ़ने के लिए तो आंसर इसका राज्यपाल ही होगा। राष्ट्रपति होंगे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 55 का ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 168 के अनुसार अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में असत्य कथन इसमें से कौन सा है? चलिए, इसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्य विधानसभा में चुने जाने योग्य हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 58 में क्या क्वेश्चन है? इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। यह कथन ये सही है, गलत है, दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये सत्य है, ये ट्रू है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसमें आपको मिलाना है तो यहाँ पे राज्यपाल उसके स्टेट का लिखा हुआ है, इसमें बताया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कप्तान सोलंकी जो हैं हरियाणा, फिर यहाँ पे एक सेकेंड पेन ही यूज़ कर लेते हैं। कप्तान सोलंकी हो जाएंगे पंजाब एंड हरियाणा, ओम प्रकाश कोहली हो जाएंगे गुजरात, फिर मृदुला सिन्हा गोवा, फिर बलराम दास जी टंडन हो जाएंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, 3412 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्न में से राज्यपाल के संबंधित में सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे कथन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन से नहीं इसमें पढ़ना होगा। यह
वह पद के शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर आरूढ़ हो तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती है। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, ये बोलता है राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता के किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उससे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं, आप एक थोड़ा सा टाइम लेके आप सोच सकते हैं, फिर हम बताते हैं आपको इसका आंसर। ओके चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सब सारे कथन जो है इसमें सत्य ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला ही है, आपको पता करना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट ही पढ़ना है आपको। निम्न में से कौन सा राज्यपाल के वित्तीय अधिकारों में शामिल है, तो वित्तीय अधिकारों में आपको बताना है राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता, ये तो करेक्ट है। राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश कराता है। किसी प्रकार के अनुदान की मांग को या करों के प्रस्ताव को राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सारा स्टेटमेंट हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 201 के अनुसार, तो 201 में क्या लिखा हुआ है, 201 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना, तो उनके कंसेंट के लिए जो रख दिया जाता है तो वही चीज़ मेंशन्ड है, राज्यपाल द्वारा रखा जाता है, यही मेंशन्ड है आर्टिकल 201 में। अनुच्छेद 199 के अनुसार किसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। फिर किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 213 आर्टिकल में ये मेंशन्ड है अनुच्छेद में। फिर राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल है। भारतीय राज्यों को राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट में कौन कराता है अपॉइंटमेंट राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति ही करवाते हैं। निम्न में से किसको हटाने के प्रावधान संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो गवर्नर को जो हटाना है ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, प्रोविजंस नहीं बने हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर सी। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो अगर उनका डिमाइज नहीं हुआ तो उनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, तो 5 वर्ष यहाँ पे सी हो जाएगा। राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति इसको अपने एजेंट के तौर पे इनको अपॉइंट करते हैं, तो उनका ही रिप्रेजेंटेटिव हो गए, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो ये राज्य की जो संचित निधि होती है उससे आता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी भारतीय राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता करना होगा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये तो तीनों सही है, तो इसमें गलत कौन सा हुआ, लास्ट में जो बच गया वही होगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल ही हो जाएगा, गवर्नर ही इसका आंसर हो जाएंगे। फिर राज्यपाल के पद नियुक्ति की न्यूनतम उम्र की सीमा क्या है, तो इसकी जो मिनिमम एज है 35 ईयर्स ओल्ड ही है।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाला चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है, ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर भी वही सरोजनी नायडू ही हो जाएगा। नेक्स्ट सरोजनी नायडू मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो अध्यादेश को मंजूर करता है विधानमंडल। यहाँ आंसर हो जाएगा सी। 80 में पहुँच गए हम। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था, होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई थी? सबसे पहले बार फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो प्लानिंग था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे ही बेस्ड है। इसका आंसर हो जाएगा बी हैरोल्ड डोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य हमारा जो कृषि थी उस टाइम में, इसी को विकास करना था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ही था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाँच पंचवर्षीय योजना जो 5th वाली थी वो हो जाएगा इसका आंसर 85 का डी। किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो ये हो गया सेकंड ही जो हमारा प्लानिंग, हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग था उसी में हम लोगों ने ऐसा चूज़ कर लिया था। भारत में योजना अवकाश कब कब घोषित किया गया था? तो ये 3rd पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, तीसरी वाली, उसके बाद हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो ये 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के टाइम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर इसमें पूछा गया है कि बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। तो इसमें ऑप्शन सही का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसमें 1966 से लेकर 69 तक ब्रेक में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, आपको बताना है कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, मतलब होते थे योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अब थोड़ा सा सरप्राइज टेस्ट है। ये 10 क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर दिया गया है। अब यहाँ पे भी आपको आपकी प्री वाली जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसकी टेस्टिंग होगी। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार में उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। ये तो ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रवाह हो रही है, जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा जेट प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे अल नीनो का इफेक्ट भी होता है, पश्चिमी जेट धारा जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके से भी होता है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है उसके वजह से भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के वजह से। भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह जो होती है उसके प्रभाव से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा की विशेषता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में असत्य पर विचार कीजिए। तो इसमें जो रॉन्ग है वो आपको चूज़ करना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसम कौन सी है? मौसमी है, सॉरी। फिर मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है।
समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मॉनसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, तो असत्य यहाँ पे पूछना है ना, तो ये सब सारे सत्य। मॉनसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान होता है। हाँ, यही वाला गलत है, स्थानिक वितरण एक समान नहीं होता है। तमिलनाडु, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 97। तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो आपको बताना किस टाइप की। तो इसमें होता है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वहाँ पे जो वर्षा होती है, रेन होती है, इसके वजह से होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का जो दक्षिणायन होना है, उसके वजह से ये होता है। ठीक है, फिर कार्तिक मास में ऊष्मा का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसून के आगमन से, प्रस्फोट से, विक्षेप से, निवर्तन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून के निवर्तन से। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी में डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में। चलिए ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने बना लिया। 100 क्वेश्चन को आपने सोल्व भी किया होगा। जो पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पे और टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको PDF अगर चाहिए, क्वेश्चन नहीं मिला है और इसका आंसर भी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है ये पेपर में। चलिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं आप टेस्ट पेपर। और टारगेट बेसिस पे 66 BPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टारगेट दिया जाता है, फिर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फाइनली आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कितना है। तो अभी फर्स्ट डे को हम लोग कवर कर लिया है। अभी हम डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इसमें 2-3 ही शेड्यूल डाले गए हैं। तो डे 6 तक हम पहुंच गए हैं। तो आपको नेक्स्ट टेस्ट जो आएगी, यही इन्हीं बेसिस पे आएगी, डे 2, डे 3 और डे 4 के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, और अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, सो दैट कि बहुत लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।